तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैंने 1-2 दिन पहले आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे कैरेक्टर आर्क्स पे वीडियो बनानी चाहिए। आप लोगों ने हाँ बोला। उसके बाद हमने एक पोल भी करी कम्युनिटी टैब पे और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पे सबसे ज़्यादा लोग पहले वीडियो देखना चाहते हैं। और भी सुपरस्टार्स पे वीडियोज आएंगी, लेकिन अब चैनल पर बने रहना बिकॉज बहुत कमाल का कॉन्टेंट आने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। ये कैरेक्टर आर्क की वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट कैरेक्टर सुपरस्टार्स का कहाँ पे स्टैंड करता है, क्यों वो कैरेक्टर में चेंज हुआ और कहां वो आगे फ्यूचर में जा सकते हैं। तो डिटेल के अंदर जाएंगे, ऑब्वियसली काफी बात करेंगे यहाँ पे और आप लोगों के ओपिनियंस भी मैं जानना चाहता हूँ। सेथ रॉलिंस आखिर क्यों उन्होंने इस पॉइंट पे हील टर्न करा है, पहले मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ऑफिशियली ये बात मैं बोल सकता हूँ कि सेथ रॉलिंस के हील टर्न के बाद WWE के अंदर एक ऑफिशियली नई एरा किक इन हो चुकी है। सेथ रॉलिंस इतने टाइम से WWE में काम कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ दिया, मैचेस लड़े, इंजरीज के साथ रेसलिंग करी और इतने सालों से वो कंप्लेन भी कर रहे हैं कि आखिर कैसे उनको उस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन अब सेथ रॉलिंस के लिए वो रिकॉग्निशन ना लेना एक ऑप्शन नहीं था और उनको पता था कि रोमन रेंस को सिर्फ बिट्रे ही करना पड़ेगा मुझे और तभी मैं अपनी जगह बना पाऊंगा इस कंपनी के अंदर। उनको पता था कि अगर ट्राइबल चीफ से आगे मुझे निकलने का एक भी चांस चाहिए तो वो तभी हो सकता है अगर वाइजमैन पॉल हेमन मेरे साथ आगे खड़ा हो जाए। और अब यहां से सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेथ रॉलिंस करने वाले हैं अपने इस नए कैरेक्टर के साथ, किस डायरेक्शन में सेथ रॉलिंस लेके जाने वाले हैं अपने इस नए गिमिक को। तो उसके बारे में बात करते हैं और मेरे हिसाब से वो यहाँ पे एक यूनिट बनाने वाले हैं। वो अब इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रहे, वो एक ऐसी गेम खेलने वाले हैं जहाँ पे उनको पता है कि मेरे को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और बेसिकली वो बना रहे हैं एवोल्यूशन 2.0 मिलके विद पॉल हेमन। अगर हम इस करंट स्टेबल को देखें तो पॉल हेमन इज द रिक फ्लेयर, सेथ रॉलिंस खुद उसके अंडर ट्रिपल एच हैं और काफी लोग डिबेट कर रहे हैं क्या ब्रॉन ब्रेकर का एडिशन उनको बटिस्टा बनाता है या फिर रैंडी ऑर्टन। और इस पे मैं अभी आता हूं, लेकिन अगर वो बटिस्टा या रैंडी है तो यानी कि बटिस्टा या रैंडी ही चाहिए, वो एक और मेंबर जो कि ऐड होके एवोल्यूशन वाला फुल वाइब कंप्लीट करेगा। बहुत सारे नाम आए, मैंने इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में भी पूछा था, लोगों ने काफी वहां पे नाम लिखे और वहां से मैंने कुछ नाम उठाए हैं। ऑस्टिन थ्योरी का नाम बहुत ज्यादा आया है और अगर आप एज जाके चेक करेंगे, बिकॉज अगर हम बोलें ब्रॉन ब्रेकर बटिस्टा है, वो पावर हाउस है, तो रैंडी ऑर्टन का मतलब होता है कोई यंग बंदा जो बहुत यंग हो और ऑस्टिन थ्योरी इज 27, पर अगर आप ब्रॉन ब्रेकर की एज देखेंगे तो वो भी 27 ईयर्स के ही हैं। तो ये यंग वाला फिट कहाँ पे होगा वो तो अब टाइम ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी स्टोरी के अंदर ब्रॉन ब्रेकर जो है वो अभी करंटली ऑलरेडी रैंडी ऑर्टन का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा वीडियो में आगे जाके आपको और बताऊंगा क्यों मुझे ऐसा लगता है। ऑस्टिन थ्योरी आई डोंट थिंक यहाँ पे आने वाले हैं। कैरियन क्रॉस एक नाम है, लोगन पॉल एक नाम है और ड्रू मैकिंटायर एक नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बटिस्टा अभी आना बाकी है इसके अंदर, जो पावर हाउस की तरह काम कर सकता है, जो पागल है वो किसी भी हद तक जा सकता है। कैरियन क्रॉस का कैरेक्टर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। क्या WWE ऑलरेडी उनको लगता है पुश दे पाएगी? मैं तो बिल्कुल फेवर में हूँ अगर कैरियन क्रॉस को यहाँ डाल दिया जाता है। लोगन पॉल आई डोंट थिंक यहाँ पे फिट होते हैं, बिकॉज जबकि वो एक बहुत ही बढ़िया हील है, उनका हमेशा से ऐसे ही रहा है कि मैं तो अकेला ही काफी हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ खुद से ही। तो आई डोंट थिंक वो एक फैक्शन में उतने जचेंगे। लेकिन जब बात आती है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, करंटली वो भले ही स्मैकडाउन में हो, लेकिन अगर वो मंडे नाइट रॉ में आ जाते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज लगेगा और स्पेशली ड्रू मैकिंटायर के साथ, बिकॉज वो पावर हाउस भी बन सकते हैं, लेकिन साथ के साथ ड्रू मैकिंटायर भाई दुनिया खराब कर सकते हैं किसी भी बंदे की अगर वो करना चाहें। डेमियन प्रीस्ट का हाल देख लिया था हमने एट रेसलमेनिया। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ रीजंस हैं और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये जो फैक्शन बन रही है शायद कहीं ना कहीं रॉक के साथ जाके लिंक होगी। रॉक वो बंदा है जो कि ये सब कुछ स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। भाई कल की वीडियो अगर आपने देखी है, अगर पैट मैकेफी की इंटरव्यू आपने देखी है, तो रॉक को तो भाई सीधा गालियां देनी चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर रॉक अब WWE में कर क्या रहे हैं। मैं सिंपली ये बोलूंगा कि रॉक से अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस मिलकर जो ग्रुप बना रहे हैं ये डेफिनेटली जॉन सीना के साथ लिंक हो सकते हैं आगे जाके। ये सारे लोग जॉन सीना के लिए मेक श्योर कर सकते हैं कि वो चैंपियन रहे, बिकॉज उसके बाद सबको मौका दिया जाएगा एक एक करके अगर ये लोग जॉन सीना की भी हेल्प करते हैं, बिकॉज जॉन सीना नोज द रॉक और ये सारी पावर पुल तो रॉक की वजह से ही हो रही है, लेकिन वो स्टोरी लाइन के अंदर एक्टिव नहीं होंगे, वो काम सारा जॉन सीना का रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ सेथ रॉलिंस करने वाले हैं। लेकिन इंडिविजुअली बात करते हैं हम सेथ की, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। ये जो कैरेक्टर आर्क आई है रेसलमेनिया के बाद, जो सेथ रॉलिंस को एक हील बना चुकी है दोबारा से, ये उनको कहां लेके जा सकती है। सब
सबसे पहली बात, अब सेथ रॉलिंस किसी की शील्ड नहीं बनने वाले। कोडी रोड्स की मदद करके देख ली, उन्होंने रोमन रेंस के आमने सामने जाके थोड़ी दोस्ती बनाने की कोशिश कर ली, लेकिन उनको समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करेगी, तो मैं किसी की शील्ड नहीं बनने वाला, मैं खुद की ही शील्ड बनाने वाला हूँ, एक ऐसी शील्ड जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। और उसका काम उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज सेथ रॉलिंस वांट्स टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन वंस अगेन। उनको वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे जाना है और एक लंबी टाइटल रेंज चाहिए। उनको वो आर्किटेक्ट दोबारा बनना है, ताकि वो रोमन रेंस को दिखा सकें कि सिर्फ तू वो बंदा नहीं है जो इस कंपनी को आगे जाके कैरी करेगा, तू वो बंदा नहीं है जो कि इतने सालों तक, इतने लंबे टाइम तक चैंपियनशिप को कैरी कर सकता है। सीएम पंक वो नहीं है सिर्फ जो 434 डेज की रेन कर सकता है, मैं भी वो काम कर सकता हूं जब मेरे पीछे इतनी सारी फोर्सेस होंगी, जैसे रोमन तेरे पीछे थी जब तू इतने टाइम तक चैंपियन रहा। पहले ब्लड लाइन, तो कभी वाइजमैन, तो कभी कोई, इतने लोगों ने तेरी मदद करी थी टू स्टे द चैंपियन फॉर 1316 डेज। तो ये जो काम सेथ रॉलिंस करने वाले हैं अपने इस रन के अंदर, इस कैरेक्टर आर्क के अंदर, वो वही काम है जो ट्रिपल एच ने किया था जब शॉन माइकल्स इंजर्ड हो गए थे डी जनरेशन एक्स के टाइम पे। और तब ट्रिपल एच लीडर बन गए थे डीएक्स के, और उन्होंने नया स्टेबल बना लिया था अपने तरीके से। और शॉन माइकल्स जब वापस आए थे तो ट्रिपल एच की शॉन के साथ ही फ्यूड हो गई थी, बिकॉज तब तक ट्रिपल एच को ऐसा लग रहा था कि तू तो यहाँ पे था नहीं शॉन, अब तू वापस आ गया है तो मैं क्या करूं, अब ये डीएक्स मेरी है, मैं इसका राजा हूं। और सेथ रॉलिंस डेफिनेटली वही करने वाले हैं, वो अपना कुछ नया बनाएंगे, बिकॉज नाउ रोमन रेंस इज आउट ऑफ द पिक्चर और वाइज मैन जो है वो उनके कब्जे में आ चुका है। सेथ रॉलिंस हैज टू गो आफ्टर अ टाइटल, और अगर एक टाइटल है अभी रोस्टर में जिसके पीछे वो जाएंगे तो वो होगा जे ऊसो की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, बिकॉज इतने लंबे टाइम से उनको ये चीज की जरूरत थी। और अब फाइनल पार्ट में वीडियो की हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये कैरेक्टर आर्क सेथ रॉलिंस को दिया गया है ओवर दिस पीरियड आफ्टर रेसलमेनिया, बिकॉज इसकी इतने टाइम से जरूरत थी। और ऑनेस्टली मैं यही बोलूंगा कि सेथ रॉलिंस के हील टर्न ने WWE को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है, और बहुत अलग अलग तरीकों से बदल के रख दिया है। वो मैं आपको समझाता हूं क्यों। बिकॉज पहली बात, सेथ रॉलिंस लग रहे हैं काफी फ्रेश, वो कुछ ऐसा लग रहे हैं जो काफी टाइम से नहीं लगे हैं। आर्किटेक्ट हो या कुछ भी हो, हील सेथ रॉलिंस इज ऑलवेज क्रेजी इन WWE। और ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी चीज के अंदर, कि WWE 35 साल से भी ज्यादा बिजनेस में, आई डोंट नो कितने साल हो गए हैं, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF जब से कंपनी चलती आ रही है। और उसका एक ही रीजन है, बिकॉज जब सही टाइम होता है, इनको पता होता है अब हमें नए स्टार्स की जरूरत है। और आज तक भी ये कंपनी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बिकॉज व्हेन द राइट टाइम इज, तभी वो नए स्टार्स बना पाते हैं। और अब वो टाइम आ चुका है कुछ नए स्टार्स बनाने का। राइट नाउ इज दैट टाइम, और सेथ रॉलिंस इन स्टार्स को क्रिएट करेंगे जब तक वो कर सकते हैं, स्पेशली जो काम एवोल्यूशन के अंदर भी करा गया था रैंडी ऑर्टन के साथ। और यहीं पे मैं आता हूं और बात करता हूं कि कैसे अब ब्रॉन ब्रेकर इस पूरी चीज में फिट होते हैं। सेथ रॉलिंस तब तक क्रिएट करेंगे जब तक वो कर सकते हैं, और इवेंचुअली वो उस टॉर्च को पास आउट करेंगे। वो बोलेंगे कि मैंने तुम्हें एक टेम्पलेट दे दिया है, अब बाकी लोग अपने करियर में आगे बढ़ो और यही काम करके दिखाओ। और ब्रॉन ब्रेकर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना भी सेथ रॉलिंस का एक नंबर 1 टारगेट रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी शील्ड इस तरीके से स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये चैंपियन बन जाए। लेकिन अगर आपको याद हो, अगर ब्रॉन ब्रेकर को हम रैंडी ऑर्टन से कंपेयर करें, तो यंगेस्ट WWE चैंपियन रैंडी को बनने में एवोल्यूशन ने मदद की थी, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट ही टर्न कर लिया था और उनको बिगेस्ट बेबी फेस बना दिया था कंपनी के अंदर। तो भले ही ब्रॉन ब्रेकर अभी फेस से हील हुए हैं, लेकिन ये रास्ता उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप तक लेके जाएगा। और जब वो रास्ता खत्म हो जाएगा तो सेथ रॉलिंस की ईगो वापस बीच में आ जाएगी पॉल हेमन के साथ, और वो बिट्रे कर सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, और फिर ब्रॉन ब्रेकर विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन WWE। ये पूरा पैटर्न काफी आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड आई थिंक दिस इज व्हाई दिस आर्क इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेथ रॉलिंस अगर इसमें जुड़े रहेंगे तो लोगों की नजर इसके ऊपर रहेगी, और लोग हमेशा देखते रहेंगे कि आखिर सेथ और पॉल क्या करने वाले हैं। आप लोग इन सभी चीजों के ऊपर अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। कैरेक्टर आर्क वाली अब हमारी एक पूरी सीरीज रहेगी, और धीरे धीरे इसमें नए सुपरस्टार्स पे वीडियोस आती रहेंगी। हर एक दिन छोड़ के मैं कोशिश करूंगा अभी फिलहाल की वीडियोस बनाएं जब तक हमारे पास सुपरस्टार्स खत्म नहीं हो जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इज ऑन रोमन रेंस, तो परसों के लिए वेट करो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होगी वो भी वीडियो। सेम ही टेम्पलेट रहेगा, सेम ही डिस्कशंस रहेंगी, बट रोमन रेंस के कैरेक्टर के अराउंड। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं